This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर आगाज़ में गुफ्तगू करेंगे वो है जनाब PIA की प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी हैं। PIA की प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, एक बहुत बड़ी बहस थी, आपको पता है, और हुकूमत काफ़ी अरसे से इस पर जो है तवज्जो दे रही थी कि अपने पास जो इदारे हैं उनकी निजकारी जल्द से जल्द हो सके। 2 साल बीत गए, अब तीसरा साल ख़त्म होने वाला है, लेकिन निजकारी के मौजू के ऊपर इतनी कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई। इसमें ज़रूर इख्तिलाफ़ राय होगी, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर या हमारे यहाँ कॉर्पोरेट जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर काफ़ी लोग इस पर इसरार कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऐसी एंटिटीज़ जो कि लॉस मेकिंग हैं या ऐसी एंटिटीज़ जो कि हमारी मईशत या हमारे बजट के ऊपर बोझ हैं, उनकी निजकारी के ऊपर जल्द से जल्द अमल दरामद करे। ताहम तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, इसके ऊपर बहस व मुबाहिसे जारी रहे। अब मसला क्या है कि प्राइवेटाइजेशन यानी निजकारी के अमल से ऐसा महसूस होता है कि PIA में मौजूदा जो मुलाजमीन हैं वो खौफज़दा हैं कि उनकी नौकरियां चली जाएंगी, और ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से ये सब चीज़ें तो होती हैं, रीस्ट्रक्चरिंग होती है। अब वो इस वजह से खौफज़दा भी हैं और परेशान भी, और इन्हीं सियासी जमातों का, जो सियासी जमातें इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, इनके वोटर भी रहे हैं वो, और हैं भी, और इनकी हिमायत में अपनी ही तंजीम के अंदर, अपने ही इदारे के अंदर, मुख्तलिफ धड़ों के अंदर अपनी सियासी जो है वो बनाई हुई हैं, और मतलब बनाए हुए हैं अपने अलहदा। मेरे साथ अब मौजूद होंगे जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब आबिद राव साहब, तज्ज़ियाकार हैं, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं मामलात के ऊपर। वेलकम करूँगा सर आपको शो में आबिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आबिद साहब, हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 रोज़ से जो PIA के मामलात हैं वो तकरीबन ठप चल रहे हैं, रुके हुए हैं, क्योंकि मुलाजमीन जो हैं एहतजाज कर रहे हैं। कल बबांगो दहल हुकूमत ने अपना यकतरफ़ा ऐलान कर दिया कि कल तमाम दफातर खुल जाएंगे वगैरह 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 वगैरह, और सुबह में आज ये ना हो पाया। पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के फ्लैग कैरियर को नुकसान पहुँच रहा है। इसके मुतालिक मैं चाहूँगा कि आप अपना मुफस्सिल तज्ज़िया पेश करें। देखिए, ये मामला जो है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स बनाने वाली इसकी जो है जिम्मेदार जो मेन एजेंसी वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स रही हैं, खास तौर पे ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं। 88 तक इस इदारे ने बहुत अच्छा काम किया। 89 में हमारे मुल्क में जमहूरियत आ गई तो सारे इदारे बैठ गए। स्टील मिल को देख लीजिए, PIA को देख लीजिए, रेलवे को देख लीजिए, और सारे सिस्टमेटिकली एक एक सिस्टम जो है ना हमने एक एक इदारे को तबाह किया है। उसकी वजह ये है कि ये इनके पास इकोनॉमिक पॉलिसी कोई नहीं होती, लेकिन इन्होंने झूठे वादे किए होते हैं जॉब क्रिएशन के। तो जो इदारे मुनाफा बख्श होते हैं उसी में ये अपने अपने आदमियों को बगैर मेरिट कंसिडर किए ये उसमें डाल देते हैं जी। अच्छा, फिर बात आ गई कि जी PIA तो पाकिस्तान का वकार हुआ करती थी, इसके बेहतरीन लोग थे, पायलट हो, इंजीनियर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्लानर्स हो, एयर मार्शल नूर खान, असगर खान, और फिर SU दुरानी साहब, और बड़े ऐसे अच्छे नाम आए जिन्होंने इस इदारे को दुनिया में ऐसा मकाम दिया कि इसकी वजह से पाकिस्तान की इज्जत थी और पाकिस्तान की अच्छे उसमें ही गिना जाता था। फिर जब जमहूरियत आई तो फिर इन्होंने अपने जियाले और बाकी और कारकुन जो है ना वो भरे। आउट स्टेशन जो पोस्टिंग्स हुई आउट ऑफ द कंट्री, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स के भाई, भतीजे, भांजे और सारे वो गए। उनको ABCD नहीं आती थी इस चीज की कि जी ये एयरलाइन कैसे चलेगी, तो इसका सवाल शुरू हो गया। वो एयरलाइन जिसने एमिरेट्स बनाई वो खुद किस हाल में आज, ये देखिए ना, आदमी तो वही है लेकिन उनको मैनेज करने वाले। फिर इनके चेयरमैन अपने दोस्त बनाए। मतलब पिछली जरदारी साहब की हुकूमत में तो इसका वाकई कमाल हो गया था कि वो एक शख्स जो PIA का भी चेयरमैन था वो आम पायलट था, और वो जनाब CA का जो इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिविल एविएशन, उसका DG लगा दिया। वो चोर भी था, सिपाही भी था, मतलब वो दोनों काम एक साथ कर रहा था। तो
कोई इदारे इस तरह नहीं चलते। अब पीपल्स पार्टी का ये कहना कि जी हम निजकारी नहीं होने देंगे, वो स्टांस जिन ग्राउंड्स पे लिया है वो गलत है उनका। देखिए निजकारी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अगर आप देखें, पहले लोगों के पास पैसा नहीं था, हुकूमतों के पास होता था, ये सारे स्टेट बिजनेस हुकूमतें रन करती थी। अब दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे तरक्की याफ्ता मालिक में गवर्नमेंट्स ने अपने आप को इन चीजों से दूर कर लिया है। ये एक आम पब्लिक की डोमेन में डाल दिया कि आपने एयरलाइन चलानी है, आप जहाज लाएं। गवर्नमेंट का काम सिर्फ रेगुलेट करना है, कानून बनाएं और उसको सही इम्प्लीमेंट करें। अवाम ये चाहती है कि उसको एक मुनासिब सेफ एक एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिले। इससे अब ये जज्बातियत नहीं होनी चाहिए कि चूंकि फ्लैग कैरियर इसको हर कीमत पे रखा जाए। ये जो इतने आदमी एहतजाज कर रहे हैं, इनको तनख्वाह तो गवर्नमेंट दे रही है, पीआईए की कमाई से नहीं मिल रही। अगर इस पे 320 अरब रुपए का खसारा है पीआईए पे, तो ये तो पाकिस्तान के अवाम इनको ओवर एंड अबव पीआईए की इनकम के दे रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अब भी कोई सीरियस कोशिश नहीं की कि इसके मसाइल हल किए जाएं, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। कहाँ से लोग ला के इसको वजीर एविएशन लगा दे, इसे जनाब वो लगा दे, आप चेयरमैन पीआईए इसको। आबिद साहब आप समझें, सियासत में दोस्तियां भी निभानी पड़ती हैं और वैसे तो भी फिर आप दोस्तियां निभाएं। फिर आप ये ना कहें कि ये फ्लैग कैरियर है, फिर आप ये ना कहें कि ये नुकसान में जा रहा है। फिर आप कहें कि ठीक है जी हमारी दोस्ती की कीमत कौम को ये पड़ेगी, तो कौम बेहतर है कि ये पे कर दे। फिर छोड़े नेशनलाइजेशन। अब स्टील मिल का देख लेना हाल क्या हुआ है। 2007 के बाद जब ये छोड़ा गया परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, 210 अरब रुपए प्लस था, अपनी तनख्वाहें खुद दे रहा था, प्रॉफिट कमा रहा था। क्या होता है जमहूरी इदारों में कि ये ऐसे प्रॉफिट मेकिंग इदारे, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और फिर इनको जमहूरियत खतरे में नजर आती है, कोई इनसे सवाल पूछ ले कि जी ये स्टील मिल क्यों आपने किया। बदनाम जमाना आदमियों को लाके उसका जनाब इंचार्ज बनाया गया, जिनका माजी भी ऐसा था और जिनका मतलब हाल क्या सारी उम्र ऐसी उस पर थी। तो फिर ये दावे ना करें कि हमने मुल्क चलाना है, ये स्टेट के ये इदारे चलाने हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी कोई है नहीं। डार साहब अपने $20 बिलियन के रिजर्व पे बैठे हैं, बड़े खुश। उनसे पूछो $1.5 बिलियन तो हर महीने ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, बाकी सारा कर्जे का है। अगर कर्जे और उसको मिला लें तो भी ये पैसे कम पड़ते हैं। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ने क्या जनरेट किया है? कोई नई इंडस्ट्री लगी है, कोई नई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है? आंसर इज नो। अच्छा, यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल था आबिद साहब, आप चूँकि कह रहे हैं कि जमहूरियत के सम्राट, सब जमहूरियत के ये सम्राट हैं। जो बात ये होती है कि जब इदारे इस तरह काम कर रहे होते हैं, लेबर यूनियनों की इजाज़त भी तो हमने ही दी है, लेकिन मज़े की बात आपको बताऊं कि ये वो लेबर यूनियनें हैं जो इन बरसरे इक़्तिदार जमातों के मतलब ज़ेर साया काम करती हैं, दोनों जो बड़ी हैं, है ना। तो अब इन्होंने वादे कर रखे। जी 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 प्लीज। इस पे तो लेबर यूनियन होनी नहीं चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज में आती है। आप फौज में लगा दें लेबर यूनियंस, उनका जब दिल करेगा हड़ताल करेंगे, जब दिल करेगा अपनी तनख्वाह बढ़वाएंगे, जब दिल करेगा कोई और आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनमें ये यूनियंस नहीं होती। यूनियन या तो एक स्टेज के बाद आप इसको करें जब लोग मैच्योर हो जाएं। और वो एयरलाइन का 70s में जापान एयरलाइंस लॉस में जा रही थी, उन्हें यूनियंस ने फैसला किया कि ये हमारी मदर एजेंसी है, हम अपनी तनख्वाहें 25% कम कर देते हैं, अपनी पर्क्स काट दी। ये पीआईए में मुमकिन है कि तो ये कहना कि लेबर यूनियन इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। सर आपको पता है 2 सेनेटर महज इस बुनियाद के, मुझे नहीं पता मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, लेकिन ज़राए अबलाग ऐसा कहते हैं कि 2 सेनेटर ऐसे हैं जो कि बाकायदा तौर पर इनके साथ मुंसलिक थे, जिनकी वजह से मतलब पीआईए की दीगर जो ये अंदर जो लेबर यूनियन कह लें या जो भी तंजीमें कह लें, वो जो फंक्शन कर रही थी उनकी उसकी बेसिस के ऊपर उनको लगाया गया वहां पर कि उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया था इनको। आपको पता होगा, भाई नाम लेने की जरूरत नहीं, मैंने सुना है जरा। देखिए नाम से फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ABCD से क्या फर्क पड़ेगा जी। द फैक्ट इज कि ये सिस्टम इन्होंने जानबूझ के करप्ट किया है, इसमें बेधांधली आ जाती है। देखिए पीआईए के तो ऑलरेडी अपने मसाइल और थे कि जहाज ठीक खरीदा नहीं खरीदा, स्पेयर पार्ट्स की डील क्या होती है, फ्यूल प्राइस ऑपरेटिंग कॉस्ट का 30% होता है, उसकी डील अगर सही ना हो तो आपके प्रॉफिट मार्जिन में उतना कट आएगा। स्पेयर पार्ट्स आपको रोज चाहिए। स्पेयर पार्ट्स अगर आप महंगी उस पर खरीदेंगे अपने भांजे भतीजों की एजेंसी से,
तो भी पीआईए को लॉस है, लेकिन चले वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। मेरी ख्वाहिश ये तो जो थी फालतू भर्तियां हैं जी इन जमहूरी दरबार में जो हुई हैं, फिर मेरिट को जो फ्लाउट किया गया है, तो ये तो आप इनको आप दुनिया की कोई एमिरेट एयरलाइन इनके हवाले कर देंगे, उसको फेल कर देंगे। बड़ी आम बात आपने की है। मेरी ख्वाहिश तो ये थी आबिद राउत साहब कि आपके साथ मज़ीद गुफ्तगू जारी रहती। आपको स्टूडियो के अंदर भी कोशिश करेंगे मदऊ करें ताकि इस मौजू के ऊपर जो बात हमने शुरू की हम उसको मुकम्मल कर सकें। एहतिजाज की वजह से जिस तरह के नुकसानात हमारी एयरलाइन को रेवेन्यू के तौर पर हो रहे होंगे या रेवेन्यू के ज़िम्मे हो रहे होंगे, उनका इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम आने वाले दिनों के अंदर इस मुतालिक ज़रूर बात करेंगे। मैं जो भी बात करता हूँ अमूमन ज़रा अबलाग के तवस्सुत से करता हूँ, अपनी राय का इजहार नहीं करता। मेहमानों को कोशिश करता हूँ मौका दूँ कि वो अपनी गुफ्तगू करें। अब हमारे साथ बड़ी अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ़ कराता चलूँ आपसे, मौजू भी आपके सामने रखूँगा। जनाब महफूज उर्सानी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, शामिल गुफ्तगू होंगे। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं सिंध आबादकार बोर्ड के। और जनाब वाला आपसे मैंने गुफ्तगू आज करनी है कि हमारा पिछली दफ़ा आपको याद होगा इकोनॉमिक रिव्यू आया, आपके साथ ही मैंने गुफ्तगू की थी। एग्रीकल्चर के कुछ टारगेट रखे गए थे जो पिछले साल पता नहीं उसकी ग्रोथ के हिसाब से, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के हिसाब से, और मेरे ख्याल सिवाय एग्रीकल्चर के अंदर कुछ सब एरियाज़ के बाकी हमारी इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। अब एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर का शोबा बन जाते हैं। इसके अलावा ओवरऑल एग्रीकल्चर के अंदर क्या इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें वो बम्पर क्रॉप्स मिलेंगी, क्या हम उनको उन कीमतों पर बेच पाएंगे इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस के गिर जाने के बाद? इस मौजू के ऊपर मैं चाहूँगा आप मुफस्सिल गुफ्तगू कीजिए। शुक्रिया। देखें सूरत हाल जैसे अभी एनालिस्ट बता रहे थे आपके पीआईए की, फिर आपको इंडस्ट्री की भी सूरत हाल का पता है, इकोनॉमी की भी सूरत हाल का पता है कि हम लोग जो है वो वर्ल्ड बैंक के जो है वो उनकी कंडीशंस पूरी करने को शायद इकोनॉमी कहते हैं, और दुनिया वर्ल्ड बैंक की कंडीशंस को यूँ समझे कि डिस्ट्रक्शन समझती है अपने लिए। ये अजीब व गरीब हमारे यहाँ पे एक रवाज है कि हमारे बहुत ही जो है वो इसहाक डार साहब को, जो इतना मुझे याद है कि जब जरदारी साहब थे तो उनकी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि जी ये बंदा हमें दे दें। उस वक्त हफीज़ शेख साहब थे वहाँ, उनके मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। तो हम तो हैरान हैं कि उनके आने के बाद जो सूरत हाल हुई है तो वो तो बद से बदतर हो गई, और हर सेक्टर में, और उसमें एग्रीकल्चर भी लाजमी बात है जो उसके साथ हुआ है। फिर उसमें उन्होंने एक जो चीज़ करने की कोशिश की है जिसमें एग्रीकल्चर पैकेज का जो नाम दिया गया, जी वो भी इस वक्त जो है उसकी किसान पैकेज, आपने मैंने पहले भी बात की थी इस पर, क्या हुआ उस सिलसिले में? उसका कुछ नहीं हुआ। सिंध में वो जूं का तूं जैसे सूरत हाल थी वैसे ही रही है। नहीं, फी एकड़ पैसे नहीं मिले आप लोगों को? कोई फी एकड़ पैसे नहीं मिले सिंध में। टीवी के ऊपर इश्तिहार चला है फी एकड़ आपको पैसे देंगे? नहीं, वो सब पंजाब में हुआ, सब्सिडाइज करेंगे पंजाब में हुआ, और यूं क्यों कि उनका पंजाब में वोट बैंक था, तो चूँकि सिंध में वोट बैंक नहीं है इसलिए सिंध में देने का उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सिर्फ वोट बैंक बन रहे हैं, ये वोट बैंक बन रहे हैं। ये चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो वो भी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर का आपका वो भी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब आप वोट बैंक के लिए चीज़ें कर रहे हैं, और अब तो ये हो गया कि वोट भी पैसे से ख़रीदा जाता है, इलेक्शन भी पैसों से जीते जाते हैं, और ये हाथ से किया जाता है कि अवाम और जो यहाँ की जो नेशन है वो अपने पैरों पे न खड़ी हो। अब ये एजेंडा हो गया सियासतदानों का। सर यहाँ पर एक चीज़ थी, मेरे पास एक सवाल आया था, मुझे जवाब देना, मैंने महसूस किया कि आपसे सवाल कर लूँ तो अच्छा है। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने कहा मेरा नाम ना लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट जैकबोबाद से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने 3-4 लोगों के नाम मेंशन किए, नाम भी मैं कोशिश करूँगा ना लूँ, ताम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा एक का तो आपने नाम खुद ही ले दिया, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हमारे डिस्ट्रिक्ट से रहे। फिर उन्होंने कहा एक साबिक गवर्नर, वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट और कायम मुकाम सदर हमारे यहाँ से रहे। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने ये लिखा है कि एक स्पीकर हमारे डिस्ट्रिक्ट से रहे, और उन्होंने आखिर में ये लिखा है कि जमाली साहब का भी घर एक्चुअली जैकबाबाद के अंदर है, तो आपके पास कोई आए तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि रूरल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर क्या काम किया गया। तो ये मैंने सोचा चलो अगर हम बात ही कर रहे हैं तो क्यों ना हम बात इस सिलसिले में कर लें। सर, एग्रीकल्चरल टारगेट्स की बात होती है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है मेरे सूबा सिंध का कि जो इतना बैकवर्ड है, जहाँ पे ये सारे लोग रहे हैं, उन्होंने बोला है कि आपको मैं क्या बताऊँ क्या इंडिकेटर्स का क्या हाल है।
और फिर उन्होंने सैलाब वगैरह बहुत तफसील दी है, लेकिन मैंने आपसे सीधा साधा सवाल पूछा है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में उस डिस्ट्रिक्ट में क्या देखा आपने? आप गए होंगे। मैं समझता हूँ जितना लाड़काना और जैकमाबाद की सियासत में कंट्रीब्यूशन है जी, और उस हिसाब से अगर यानी इतने ब्रेन्स और इतने जो है वो वहाँ के जो इतने पाए के सियासतदान, जो वज़ीर आज़म भी जी, वहाँ जो सूरत हाल है वो तो एक बिल्कुल एक मिसाल है कि भाई आपने लाड़काना के लिए क्या किया या आपने जैकमाबाद के लिए क्या किया। लेकिन उन सबको छोड़ के ये सब सिंध के लोग थे। सिंध का क्या हुआ? सिंध आज कहाँ पे खड़ा हुआ है? आज हम जो 18वीं तरमीम जिस पे हम खुश हो रहे थे उसको हम ये तक कहने पे मजबूर हैं कि वो वापस दे लें। और 18वीं तरमीम क्योंकि सिंध हैंडल ही नहीं कर पा रही, न एग्रीकल्चर में हैंडल कर पा रही है, न एजुकेशन में हैंडल कर पा रही है, उनकी अपनी कैपेसिटी में ही नहीं है कि वो 18वीं तरमीम जिसके बाद उनको सारी चीज़ों का जो है वो करता धरता बना दिया गया। तो अवाम की क्या हालत है? सर एग्रीकल्चर पे कितनी तवज्जो? ये मुख्तसर से कुछ सवाल मेरे जहन में उभर रहे हैं, मैं आपसे पूछता चलूँ। नंबर 1 मुझे ये बताइएगा, पानी कितना ज़्यादा एडिशनल, कितने क्यूसेक एडिशनल इस दफ़ा प्रोवाइड किएगा? अगर एग्रीकल्चरल टारगेट रिवाइज हो रहा है और आप कह रहे हैं कि आप यील्ड बढ़ाएंगे, एक मैं बात कर रहा हूँ वफाकी सतह पे बात कर रहा हूँ सर, पाकिस्तान एक मुल्क, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने देखा कोई एडिशनल वाटर सप्लाई कुछ बढ़ाई गई, या कितने क्यूसेक पानी इस दफ़ा ज़्यादा आएगा? सैलाब वाला नहीं सर, सही वाला पानी आएगा जो कि आप अपने सिस्टम में इरिगेशन के थ्रू एंटर कर सकेंगे। कोई आपको स्टैटिस्टिक दिए गए? नहीं, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं दिए गए, नहीं कोई एडिशनल पानी हुआ, नहीं कोई ऐसी यहाँ कोई बड़ी कोई तरबेला के जो उनके अलावा और कोई किसी और पे हाइडल पावर पे भी बात नहीं हुआ। अच्छा, सीड्स आपको सस्ते मिलना शुरू हो गए? वादा था काफी अरसे से। हमें न सिर्फ सस्ते न मिल रहे हैं बल्कि हमें जाली सीड मिल रहे हैं जो सर्टिफाइड नहीं है, जो जाली कंपनियां हैं। इसी तरीके से जो हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भी जिस तरीके से वहाँ पे जो करप्शन की वजह से ज़्यादातर कि जो भी चीज़ ला रहे हैं उस पर जो भी ठप्पा लगा के बेच रहे हैं वो बिक रहा है। आज ये हालत है कि गन्ने की फसल आपकी 30-35% कम हो चुकी है। आपकी कॉटन की जो ये पिछले सालों से मैं बता रहा हूँ, जो आपकी जो कॉटन की सूरत हाल है वो 15 मिलियन बेल्स हो रही थी, वो अब कोई 12-12.5 मिलियन बेल, 2.5 मिलियन बेल की शॉर्टेज उसमें हुई है। लेकिन शुगर केन तो वही रीप्लांटेशन वाला सिस्टम है ना, तो शुगर केन के अंदर रीप्लांटेशन में यील्ड कैसे कम हो रही है? सर जब आपकी को देने वाली जो चीज़ें इनपुट से वो सही नहीं होंगी, जब खादें सही नहीं हो, खादें महंगी थी। आज आपने चलें खाद सस्ती हुई, मैं मानता हूँ DAP कुछ सस्ती हुई है। आज तो किसी ने मुझे कहा है कि 4000 पे चली गई थी, वो 3100 पे आज आ गई है। यूरिया भी ये यकीनन जो पैकेज हमें मिला था तो वो पैकेज में जो एक जो कंपोनेंट 20-30 अरब का जो कंपोनेंट था जिसमें खादों को सस्ता करना था उस हद तक तो हुआ है। लेकिन हमें सिंध के हवाले से मैंने बताया कि हमें कैश का कोई डिविडेंड या कैश सपोर्ट जो प्रोग्राम जो पंजाब में चल रहा था वो पर एकड़ मिलना था। राइस ग्रोन इन प्रेडोमिनेटली और कॉटन में जो है वो हमें मिलना था। अच्छा। लेकिन वो हमें बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन बल्कि शुगर केन में हमारे साथ ये ज्यादती हुई है कि जहाँ पंजाब 180 रुपये का नोटिफिकेशन निकालता है वहाँ सिंध 172 रुपये का नोटिफिकेशन निकालता है। किसके कहने पे? उन 13-14 शुगर मिलों के मालिक, एक मालिक के कहने पे। एक मालिक अजीब व गरीब बातें करते हैं सर, आप फंसा देते हैं मुझे। क्या कह सकता हूँ मैं देखे ना, आप जिक्र करके अब तो उन्होंने इश्तार भी दे दिया कि अगर आप हमारा नाम लेंगे तो हम आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। तो अब क्या किया जा सकता है? आपके यहाँ पे हम लोग ने सरतोड़ कोशिश की है कि आपकी ये इकोनॉमी का एक हिस्सा है और बल्कि मेजर हिस्सा है, बल्कि बैकबोन है एग्रीकल्चर। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ शुगर केन की थोड़ी, लोग निकल गए शुगर केन में से, लोग बच गए, मतलब जो देखें लोग क्या सेल करना था, वरना तो लोगों ने सेल कर दिया। और उसकी सूरत हाल यही है कि अगले साल मजीद आप 15-20% कम ले लीजिएगा। पैसे पूरे आ गए, पैसे तो मिल गए, उन्होंने दे दिए पैसे। उन्होंने पैसे तो वो कोई पूछ ही नहीं रहा। नहीं तो शुगर केन तो ले ली ना उन्होंने, पैसे दे दिया, ले लिए पैसे उन्होंने जो देने थे, पर्चा दे दिया, पर्चा उन्होंने दे दिया है। और ये है कि उसमें भी सूरत हाल ये है कि हम पंजाब को या खैबर पख्तूनख्वा को देखते हैं जहाँ पे चीनी की कीमत पिछले साल से 10 रुपये होलसेल मार्केट में ज़्यादा है। कहाँ 44 रुपये चीनी थी, आज जो है एक्स मिल जो है वो 55 रुपये किलो चीनी है। उसके बावजूद भी जो है वो गन्ने की कीमत सिंध में जो है वो पिछले साल से 10 रुपये कम है। तो अब ये अच्छा, उसके बाद अगर जो है मिल्स उसको बढ़ाना चाहती हैं तो वो कार्टेल उनको पीछे, और कार्टेल का फिर सिंध गवर्नमेंट हिस्सा है। तो हर सूरत में जो है
उन्होंने एक इस्तेसाली सूरत हाल बनाई हुई है और उसमें कुछ कोई करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आकर मजीद आपसे तफसील लूँगा और एग्रीकल्चरल टारगेट जो है हमारा FY16 उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या क्या काम करने उसके मुतालिक बात करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी। महफूज उर्सानी साहब के साथ बात हम कर रहे थे कि हम एग्रीकल्चर का टारगेट कैसे मीट करेंगे अगर हमारे पास एग्रीकल्चरल इनपुट एक्सपेंसिव होगी, हमारे पास पानी मौजूद नहीं होगा, हमारे पास खादें मुयस्सर तो होंगी लेकिन महंगी होंगी। अब महफूज साहब हमें ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि DAP और यूरिया की कीमतों के अंदर मामूली कमी आई है। ये दुनिया के हिसाब से नहीं आई होगी मेरे ख्याल से, दुनिया के सारा इशू यही है कि ये जो पेट्रोलियम्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली गैस और पेट्रोलियम्स की प्रोडक्ट्स में से ही ये चीज़ें डेवलप होती हैं। अगर DAP में भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, वो भी माइनिंग के थ्रू, तो माइनिंग भी सस्ती हुई है, सारी चीज़ें सस्ती हुई है। अब वो हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम उस एक गिरती हुई गैस भी दे रहे हैं, हम इनको अपनी गैस लेके इनको दे रहे हैं, सस्ती गैस भी दे रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि जितनी भी इनपुट्स हैं उनकी न मॉनिटरिंग है कॉस्ट के हवाले से, न उनकी एनालिसिस है कॉस्ट के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से, कि इससे क्या। और यूँ लगता है कि पहली दफ़ा गवर्नमेंट को कोई फिक्र भी नहीं है कि चले आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती है। खैर है, हमें जो रिमिटेंसेज आ रही हैं, हमें जो वर्ल्ड बैंक पैसा दे रही है, हम इसी से इकोनॉमी सर खुश है ना, जीत गए ना। बात यह है कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों चेंज करें। देखें गवर्नमेंट ये कहती है, अब आप सिंध गवर्नमेंट को भी ले लें, वो कहेगी मैं अपनी इनहेरेंट पॉलिसी क्यों चेंज करूँ, भाई वोट तो मुझे ही पड़ा है, मगर तो आगे तो तबाही है। आगे तो तबाही है। क्या मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इनकी अकलें क्या इतनी छोटी हो गई हैं कि इनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि अगर आपके कल फूड सिक्योरिटी का इशू होता है तो आप कहाँ पे होंगे। आप ईरान तो नहीं है, आज आपकी रीजनल सिचुएशन तब्दील हो रही है। आज आपकी चाइना को आप मुल्क दे रहे हैं, चले हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे हैं अगर दे रहे हैं, ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन आप रट्टो डेरो से उधर जा रहा है भाई, इधर देखें पूरा एक अलग मुल्क बना के दे रहे हैं। टेंशन ना लेना। अच्छा, रट्टो डेरो से बाहर जा रहा है। हैरान है कि हमें ना छोड़ दें कहीं। नहीं आपको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद आप ईरान के साथ जो सूरत हाल है, चाइना आपके थ्रू ईरान से 40 अरब डॉलर की जो है वो एग्रीमेंट्स करता है। तो आपने तो कॉरिडोर दे के उनको जो है वो मशरिक़ वस्ता और जो है वो यूरोप और वहाँ तक रसाई दे दी। आपने खुद अपने लिए क्या किया है? आप खुद अपने लिए वही एक रास्ता बना रहे हैं जिसमें कांटे हैं, जिसमें इकोनॉमी की सूरत हाल ये है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है। खादिम में एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था, अगर ये चाइना वालों से गुजारिश ये कर दी जाए कि ये कोई हमारे रिवर्स के लिए भी कुछ एक मैकेनिज़्म डिवाइस कर ले, कि वो गोरा बहादुर जब से गया उसके बाद से मेरे ख्याल हमारे नए हेडवर्क्स वगैरह के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, तो आपका ख्याल है कि ये कुछ बेहतर नहीं हो पाएगा? मैं इतना बड़ा चाइना ये चाहेगा कि हमारे यहाँ कुछ भी ना हो, क्योंकि उनके यहाँ जो एग्रीकल्चर है तो वो खाने के लिए हम देखें वो क्यों अपनी चीज़ों को इंटरेस्ट को हमें ट्रांसफ़र करके देंगे। आज ये हालत है कि रोड़ी कैनाल, सक्खर कैनाल से दो जो आपकी जो मेन रोड़ी है नारा, वो दोनों बंद पड़ी हैं। भाई क्यों बंद पड़ी हैं कि जी ठीक है, एक डिसिल्टिंग की वजह से आप बंद करते हैं उसको, दिसंबर या इसके जनवरी के फर्स्ट वीक में उसको ओपन करना होता है। आपने उसमें डेवलपमेंट काम कर दिया है। डेवलपमेंट काम अगर आपने किया था तो आप उसके साथ उसका कोई डिटोर देते, कोई ऐसा, वो यकीनन उस प्रोजेक्ट में कंपोनेंट होगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि दोनों मेन कैनाल बंद पड़ी हैं, गंदम की फसल तैयार होने को है, उसमें दाना बन रहा है और उसमें हमें देने के लिए पानी नहीं है। तो आप देख लें कि आपकी जो टारगेट है कम से कम कोई, मैं समझता हूँ कोई 50% के करीब तो इन दो कैनाल पे जो है तकरीबन आपके 4.5 मिलियन टन की जो प्रोडक्शन होगी उसमें आपका शॉर्टफॉल आएगा 20-25% का। तो ये आप करने के नॉन प्रोविजन, अच्छा उसकी अगर आप लगा लें कैलकुलेशन तो वो उससे कहीं ज़्यादा है जितने का वो ठेकेदार साहब ने जो लिया हुआ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और मिली भगत चल रही होगी, और वो अभी तक टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देखें कि आने वाली मज़ीद फसलें हैं, गंदम की फसल है, बागात हैं, सब्जियां हैं, उनको पानी देने के लिए वहाँ कुछ नहीं है। आपका आम का फसल खड़ा हुआ है जिसमें फूल आ रहे हैं, उसको अभी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी एक बेवक्त की बारिश हुई है ना, बस उससे पूरा हो जाएगा सब कुछ।
एक बेवक्त की बारिश बहुत है। देखें सूरत हाल तो ये है ना कि जब घर में बच्चे मर रहे हो और आप गाने गा रहे हो तो बस ये क्या कहा जा सकता है इस मुल्क को और इसके, ये वो सियासतदान हैं। जी जी, ये अजीब व गरीब एक पौध है सियासतदानों की, जो मेरे नज़र में इनका कोई भी जो है वो मंतक जो है वो इस तरफ नहीं जाती कि हमें जो है खिदमत करनी है। इनकी मंतक और इनकी सोच जो है ये पूरा का पूरा मेरे ख्याल में ज़िया-उल-हक के बाद का जितना भी सिलसिला चला है ये अपनी एक अलग स्पीशीज़ है। ये कुछ बहुत गहरी बात कर गए आप, समझने वाले लोग इसको समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक मामला आपके सामने रखता हूँ सर। अमूमन जब एग्रीकल्चर के बारे में बात की जाती है तो सिंध के डायनेमिक्स इतने स्टडी नहीं किए जाते, पंजाब के बहुत ज़्यादा डायनेमिक स्टडी किए जाते हैं, आपको पता है। और अब मैं आज ही पढ़ रहा था कि अब तो मेन स्ट्रीम खबर भी थी, वो ऑलिव्स ग्रो करने के लिए आज वो पेरिनियल और ये वो वहाँ पर बहुत इस सिस्टम को जज किया जाता है। सिंध में इस पर इतना वर्क नहीं किया जाता। बहुत से इलाके ऐसे हैं जो आज भी पानी से, जैसे आप बता रहे हैं कि उस हद तक पानी से महरूम रहते हैं। वो सिस्टम्स हमारे सामने नहीं आ पाते अंदरून के जो सिस्टम्स आज, जबकि एग्रेरियन इकोनॉमी बहुत बड़ी होगी सिंध की भी, और मिडिल क्लास बहुत सारा एग्रीकल्चरलिस्ट बैठा हुआ यहाँ पर भी, तो उन पर क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही कि यहाँ पर भी कुछ एग्रीकल्चरल ग्रोथ की जाए। कोई एक आधा कोई विजनरी आ जाता है कजेलो साहब की तरह का, या कोई एक आधा, और ऐसे नहीं और भी बहुत से हैं, लेकिन जो लोग अपना काम कर लें, बाकी जो है वो या तो दुनिया की नज़रों से ओझल रहते हैं या फिर हम मसाइल का हल नहीं होता। इसके मुतालिक देखिए, एक वजह तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल हमारे जो सोशो पॉलिटिकल जो हमारा है, और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और भुट्टो साहब का जो एक डायनेस्टी बनी हुई है, उसके बाद हमारे यहाँ क्योंकि उस चीज़ को किसी ने इस सूरत हाल से नहीं देखा। पंजाब की या खैबर पख्तूनख्वा की या इवन बलूचिस्तान की भी जो सियासत है वो परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत है। हमारी कोई रूहानी अटैचमेंट टाइप की कोई सियासत है जिसमें बट दे हैव टू डिलीवर ऑन द एग्रीकल्चरल फ्रंट ना। इफ यू लुक एट लाइक सेड किसान पैकेज आया, दे हैड टू डिलीवर। अगर वो ना देते तो जो उनका वोट बैंक था या उनका जो आप समझें क्रक्स था, जो लोग उनको वोट करने वाले थे, खास तौर पे वो रीजन्स मोस्ट प्रॉस्परस ऑफ the most prosperous regions vis-a-vis growth, they are the people who vote for these people. Let's be very frank. ठीक है, they are the people who are running the show right now. तो why not here? मैं ये पूछता हूँ ना, एग्रीकल्चरल यील्ड भी तो कोई चीज होती है। पंजाब में लाहौर के इलाके को देखें तो लाहौर जो है उस पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है, लेकिन वहाँ पर भी बाई इलेक्शन मुस्लिम लीग नवाज शरीफ हारता है। तो अगर बाई इलेक्शन में MPs की सीट वो हारते हैं, इसका मतलब है कि वो आपको अंडर प्रेशर रखता है आवाम। लेकिन एग्रीकल्चरल एरियाज में तो जीते हैं ना सर। मैं एग्रीकल्चर की सिर्फ बात करता हूं सर। यकीनन देखें ना, एग्रीकल्चर में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनके यहाँ पे ये पॉलिसीज जो हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देखें कि जब इंटीरियर में सबसे बड़ी बात होती है कि आप लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल इस पर बात होनी चाहिए। तो आप जब लॉ एंड ऑर्डर, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। टेररिज्म वहाँ कम है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो अगर सिंध की पुलिस ये कहे कि जी इतने नंबर वहाँ मर्डर हुए हैं, तो भाई उनकी पॉपुलेशन भी तो आपसे 5 गुना बड़ी है ना। अच्छा खादिम, मैं आपसे चीज़ पूछना चाहता है। अभी आया था एक बहुत बड़ा बयान आया था कि जनाब सिंध के अंदर, इंटीरियर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। दुरुस्त बात है, गलत बात? बिल्कुल। सिंध के अंदर, सिंध के हर इलाके को आपने किसी सरदार के हवाले कर दिया है। सिंध के हर इलाके के जो है वो कोई इजारादारी है, ना उसका पुलिस उसके बगैर काम कर सकती है, न थाना उसके बगैर काम कर सकता है, न रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके बगैर काम कर सकता है, न DC उसके बगैर पूछ कर कोई जो है वो कर सकता है। वो हर इलाके के मैं आपको नाम गिनवा दूँ, आप मुझे नाम बताते जाएँ, मैं आपको नाम गिनवाते जाता हूँ। ये एक सिलसिला वहाँ बनाया गया है। तो ये रूरल इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा होगा। जहालत का ज़माने में हमें ले गए सारे सिंध को, तो लाजमी कहते हैं रूरल इकनॉमी कहाँ जाएगी जब आपकी एक्टिविटीज़ ये हैं कि ज़मीनों पे कब्ज़े कैसे किए जाएं, जब आपकी एक्टिविटी ऐसे है कि आप जो है वहाँ पे शाम को जो है बड़ी बड़ी दावतें और जो है वो महफिलें वहाँ पे बस उनकी तफसील ना बताइएगा। तो ये वो कल्चर है वहाँ पे। अच्छा, थर के मुतालिक एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आपको पता है थर के मुतालिक भी एक वज़ीर आला सिंध हमारे थर के भी रहे, और सुना है उन्होंने सिंध थर में बहुत तरक्की की, अरबाब साहब के दौर में, और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी कैनाल वगैरह बनाए। तो सैराब किया जा सकता है थर को? क्या वहाँ पर भी कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है? कोई ऐसा रूट बनता है? एक ज़माने में कह रहे थे कि डाइवर्ट करेंगे बहुत सारा पानी वहाँ पर, ख़ास तौर पे कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हमारा सैलाब का पानी वहाँ चला जाए तो किसी जगह जमा हो जाए? देखें, बिल्कुल हो सकता है। इवन आपके हमारे जो नारा कैनाल है, नारा कैनाल से उसको सैराब किया जा सकता है, उमरकोट तक पानी दिया जा सकता है।
जब राजस्थान का इलाका और इंडिया का इलाका सरसब्ज हो सकता है तो हमारा थर क्यों नहीं सरसब्ज हो सकता? बहुत आम बात आपने की। देखें, सिर्फ इश्यू ये है कि आप हर चीज़ को इस नज़र से देखते हैं कि मेरा इसमें क्या कट बनेगा। तो जब मेरा क्या कट बनेगा तो आपने वहाँ पे कहा कि जी हम उमरकोट में दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट लगा देते हैं, उससे सब कुछ हल हो जाएगा। वो डिसैलिनेशन प्लांट आज मुझे आप दिखा दें कितना उसने सैराब किया है। वो कोई 60 अरब रुपए से भी ज़्यादा उससे इन्वेस्टमेंट हुई है। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का तो इशू बन सकता है, लेकिन थर उमरकोट के डिसैलिनेशन प्लांट का कोई जिक्र करने के लिए तैयार नहीं है। उस पर ज़्यादा पैसा खर्च हुआ नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट। मैं भी जिक्र नहीं कर सकता मैं भी जिक्र नहीं कर सकता। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अच्छा, कुछ अहम चीज़ें आपके सामने रखता चलूँ। एक मसला हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर यह है कि हमारे यहाँ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए ताकि वो एग्रीकल्चर को फाइनेंस कर सकें। अब इस तरह के स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन का काम ये था, भाई जाहिर बात है रिच आदमी को तो उतने पैसों ज़रूरत होगी, लेकिन मेन एम तो यही होगा ना कि कोऑपरेटिव्स को भी फाइनेंस कर दे। कोऑपरेटिव का भी एक सिलसिला शुरू हुआ था, या कोई ऐसा सिलसिला हो जाए कि मिडिल क्लास पढ़े लिखे तालीम याफ्ता जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, कम ही सही लेकिन उनको फाइनेंस कर दिया जाए, बिकॉज दे नो हाउ बुक कीपिंग इज़ डन। माइक्रो फाइनेंस की बड़ी बात की जाती है, आपको पता है हर आदमी ढोल बजा रहा होता है माइक्रो फाइनेंस का। क्या रूरल एरियाज़ के अंदर एग्रीकल्चरल फाइनेंस पेनिट्रेट कर पाई है या नहीं? आज एक मिडिल क्लास एग्रीकल्चरिस्ट क्या एग्रीकल्चरल फाइनेंस सीख कर सकता है? मैं समझता हूँ कोई पायलट प्रोजेक्ट भी इतना कामयाब नहीं हुआ कि हम उसको एक मॉडल बना के कहें कि जी ये माइक्रो फाइनेंसिंग से ये बांग्लादेश वाली सूरत हाल हो गई। जी। या जो है वो हमारे हिंदुस्तान है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरे रीजन जो है वो कोऑपरेटिव फार्मिंग्स में चलें। यहाँ तक कि वो एग्री जो फार्मर्स हैं उनकी अपनी मिलें, शुगर मिलें भी उनकी अपनी है, वो कोऑपरेटिव्स में मिलें। तो हम तो यहाँ पे एक भी मिसाल नहीं है कि कोई किसी ने कोई लोकली कोई बना ली होगी, कोई सब्जी मंडी बना ली होगी, सबने मिलकर कोई ऐसे ख्वाजा स्टैंड पे मिसाल तौर पे मीरपुर खास में उसका कोई मिसाल लिया जा सकता है। लेकिन एज अ होल पॉलिसी के हिसाब से कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे। भाई आपने देखा मिसाल तौर पे मेरा सीएनजी से वाबस्ता है, मैंने ये देखा कि जब सीएनजी को सपोर्ट किया गया तो सीएनजी ने खुद को फ्लोरिश किया। यानी अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को सपोर्ट करना चाहे, एक आग मूंग की दाल ले लें, एक आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लें। 2-3 दिन पहले मैं कहीं बैठा हुआ था, वहाँ जो थे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे कुंडरी में डंडी कट की मिर्चें होती हैं जो यहाँ से मेक्सिको एक्सपोर्ट होती हैं और मेक्सिको ओरिजिन होकर अमेरिका जाती है और अमेरिका उसको पिज़्ज़ा में इस्तेमाल करवाने के लिए सारी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि उस जैसा एरोमा और टेस्ट किसी और मिर्च का है ही नहीं दुनिया में। आज सूरत हाल ये है कि वो उसको कोई जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो चीज़ आपकी इसी तरीके से दुनिया में नहीं कह रहे थे, कोई बाहर की एजेंसी आई है वो पैसे देने के लिए तैयार है, वो कह रहे हैं कि सर सूरत हाल ये है कि वो अपनी सारी क्वालिटी उसकी रिड्यूस होती चली जा रही है उस डंडी कट मिर्च की, और ये दिन दूर नहीं है 2 साल 3 साल कि ये आपकी किसी भी जो है सूरत हाल से आप इसको लूज कर चुके होंगे। हो सकता है इसकी सीट पे कोई और मुल्क काम कर रहा हो सकता है इसको इंडिया काम कर रहा हो, इसको सीट को वहाँ डेवलप हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हो जाए, हो सकता है मेक्सिको ही डेवलप कर ले, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को न कोई रियलाइज करने के लिए तैयार है न ऑन करने के लिए। सीड से याद आया, एक सिंध सीड बोर्ड भी तो होता था, है क्या काम था उसका सीड बुक होता था, राइस डेवलपमेंट बोर्ड होता था, ये सारी चीज़ें रिसर्च की। हमारे यहाँ रेड काउस थी, उनके फॉर्म्स थे। रेड काउ हमारी लोकल थी, वो आज ऑस्ट्रेलिया ने रजिस्टर करवा ली है उस। जी हाँ, रेड काउ ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। रेड काउ इज नो मोर पाकिस्तानी ब्रीड, बट वाज इट ओरिजिन फ्रॉम सिंध। ये हमारे सारे जो है वो काचे के इलाके की जो हमारा जो पहाड़ का इलाका है, ये सारी रेड काउ जो है वो वहाँ की, और वहाँ पे 2500-3000 एकड़ का बदीन में फॉर्म भी बना हुआ था, जहाँ पे खेती बाड़ी होके और जो उसके डीजी होते थे वो पैसे घर ले जाते थे और उनके मज़ारे वहाँ पे वो जो हल चलाते थे। आज उस पर क्या कब्ज़ा है, क्या नहीं है, क्या सूरत हाल है, इस तरीके से हुसड़ी में ओनियन का रिसर्च सेंटर था, वो आइडियल पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई रिसर्च नहीं हो रही। हमारे पास हालत ये है कि प्याज इतना बड़ा फसल है सिंध का और उसकी इतनी बड़ी जो है वो एक पोटेंशियल है, उसको कोई यूटिलाइज करने के लिए तैयार नहीं। अब एक छोटा प्रोग्राम निकला है सिंध एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोग्राम, जो भी वर्ल्ड बैंक के फंडिंग से, और उसको भी जो है वो प्रॉपर मैं नहीं समझता, हालांकि मैं खुद उसके एक ओनियन ग्रो का जो ओनियन का जो फोकल ग्रुप है उसका मेंबर बना हूँ, लेकिन अभी तक
वो खातिर खा नताइज आपको नहीं मिल रहे। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपसे गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन क्या करूँ, हमेशा की तरह ये वक्की कमी आड़े आ जाती है। महफूज उर्सानी साहब, मेरे जहन में उभरते उबलते बहुत सारे जज्बात भी थे, बहुत सारे इश्यूज़ भी थे, उभरते हुए सवाल थे जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन हमेशा की तरह वक्त हमारा ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आप शो पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमने आज एग्रीकल्चरल टारगेट्स के मुतालिक बात की और हमने बहुत सारे मौज़ूआत को सामने शामिल किया आपके, और हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारिक रहते हैं। हर बुलेटिन के बाद बिज़नेस प्लस का फेसबुक और ट्विटर एड्रेस आपके सामने दिखाई देता रहता है। आप अपने पैगामात उस पर भेजते रहें ताकि हम उन मज़ामीन को प्रोग्राम के अंदर शामिल करते रहें। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।